जो चुनाव के दौरान मेरे साथ कई बार डिबेट में रहे और उन्होंने ये हमेशा कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी बढ़त है। तब मेरे साथ डिबेट में जो अपोजिशन के लोग रहते थे इन्हें काफ़ी भला बुरा कहते थे, लेकिन इनके आंकड़े और तथ्य सही साबित हुए और बीजेपी को इन तीनों राज्यों में बहुमत मिला। विपक्ष की हार का इन 3 राज्यों में नीलू जी क्या कारण आपको लगा और ये क्यों खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहे थे? देखिए, विपक्ष जो ओवर एस्टिमेट कर रहा था वो सिर्फ एक जो नैरेटिव थी उसकी लड़ाई में वो अपने आप को आगे देख रहे थे सोशल मीडिया पे, और जो अखबारों की हेडलाइन थी उसमें बराबर दिख रहे थे, चैनलों के जो डिबेट होते थे उसमें यह हावी थे। लेकिन जो मैं जिस आधार पे पहले मैं कह रहा था कि क्यों भाजपा आगे है, जब तक वो भाजपा के आगे होने के मूल आधार को, मूल चीज़ों को नहीं समझेगी विपक्ष, उसका काट विपक्ष के ढूंढना मुश्किल है। आज की जो बहस हो रही है उसमें कहीं भी कोई विपक्षी नेता इसके मूल वजह को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे एक आंकड़ा सिर्फ आप देखें कि जिन राज्यों में चुनाव हुआ है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, होताकांक्षी जिले, जो पिछड़े हुए जिले हैं, उन जिलों में, इन राज्यों में जिले पड़ते हैं, उसमें 76 सीटें थी, 52 सीटें जीती बीजेपी ने। पिछली बार मुश्किल से 22 थी इनकी। तो ये जो चीजें दिखाती हैं। और दूसरी बात मैंने आपको उस वक्त भी बोला था कि अगर आदिवासी वोट शिफ्ट किया जैसे गुजरात में किया था, अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में शिफ्ट किया बीजेपी की तरफ, तो बीजेपी बड़ी जीत की तरफ जाएगी, आपको ध्यान होगा। और वो शिफ्ट किया। चुनाव के बाद नतीजे आए उसमें सबने ये कहा। मैंने ये भी कहा था कि 2019 में और 2022 में कुछ ज्यादा, मतलब दलित वोट जो है वो बीजेपी की तरफ गया। 19 में थोड़ा गया, 22 में ज्यादा गया और बीजेपी को बड़ी जीत दिलाया। अगर वो दलित वोट बीजेपी की तरफ जाता है तो फिर वो जीत बड़ी हो जाएगी बीजेपी की। और यही सब कुछ हुआ, कहीं ना कहीं आप देखें तो हुआ। समस्या यह है कि जो विपक्ष है वो 1+1 जोड़ रहा है, वो गठबंधन कर रहा है कि वोट न कटे, वो वोट कैसे जुड़े और नए हम समीकरण कैसे बनाएं, नए समाज को कैसे जोड़ें, अपना वोट बैंक का विस्तार कैसे करें। जब तक इस पे आप काम नहीं करेंगे तब तक इस झटके से सर ये जो कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही है इंडिया अलायंस, ये कैसे उभर पाएंगे और अब इनके साथियों का क्या होगा? क्योंकि अभी सब इन्हें इग्नोर मार रहे हैं, जितने भी टॉप लीडर्स हैं इनके अलायंस के। देखिए, अब जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, समय बहुत ही कम बचा है, बहुत ही कम बचा है इंडिया अलायंस के लिए। अगर गठबंधन कर भी लेते हैं तो अब एक नया फॉर्मूला देना, नए वर्ग को जोड़ना, नई चीजें पेश करना जनता के सामने जिससे जनता इनके तरफ आकर्षित हो, वो समय मुझे लगता नहीं कि बचा है। मतलब कुछ अगर नई चीज बिल्कुल ले आए और जिससे जनता को लगे कि हाँ भाई, ये जो गठबंधन है या जो विपक्ष है वो हमें बेहतर भविष्य दे सकता है, इसके पास देश के विकास का बेहतर रोड मैप है, तो हो सकता है युवा वर्ग हो, जो मध्यम वर्ग हो, जो बाकी लोग हैं वो उसके तरफ महिलाएं आकर्षित हों, तो वो कुछ बड़ा इनका जब तक जनाधार नहीं बढ़ेगा, जब तक वो नए वर्ग को जोड़े। देखिए, भाजपा में क्या अंतर है और इनमें, ये भी तो हो सकता है सर कि बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत इन सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े रहने को मजबूर कर दे, कि कंप्रोमाइज करके भी सही ये सब इकट्ठे रहेंगे, मजबूरी है। लेकिन समस्या ये है उसमें कि जहां पे बीजेपी को 48% या 50% से ज्यादा वोटें आने लग जाए, जैसे बीजेपी को 2019 में 50% उत्तर प्रदेश में वोट आ गया था, तो जब 50% जब कोई पार्टी क्रॉस करने लग जाती है तो विपक्षी जो गठबंधन है ना वो बेमानी हो जाती है। सवाल यह है कि बीजेपी का जो आधार वोट है वो जिस ढंग से फैल रहा है उसको कैसे रोकें और अपना आगे कैसे बढ़ाएं, इस पे मुझे कोई भी नेता कोई भी बात नहीं कर रहा है। सिर्फ ये लोग बात करते हैं कि जनता नाराज है, जनता का जो खिलाफ वोट है वो हमें एकजुट कर लें, हम एक साथ आ जाएंगे तो जीत जाएंगे। तो वो जो 33% और 32% वाला जो फॉर्मूला था कि 32% वो नहीं चलता सर। अब तो सरकार बना लिया, सत्ता में आना है तो 45-46% से ऊपर का वोट शेयर चाहिए। देखिए 2014 में 31-32% वोट बीजेपी को था, वो 38% ले गई 2019 में। सीटें भले उसकी केवल 20 बढ़ी हो, 21 बढ़ी हो, लेकिन जो वोट है वो 8% बढ़ा दिया।
और अगर वो वोट शेयर 40-45 ले जाते हैं, 42 ले जाते हैं, तो फिर ये विपक्ष क्या करेंगे? इनको वो शेयर जी शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा डिबेट के बाकी दूसरे चरण में, आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित